हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के लेक्चर शुरू किए हैं, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। सही है, अगर मैं 12th की बात करूं, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आपको कोई भाई बहन होगा, कोई कजन होगा तो उसे मैसेज जरूर से फॉरवर्ड करिएगा कि 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो भी आप लोग को रेगुलरली मिल रहे हैं। सही है, 11th की बात करें बच्चों तो 11th की भी केमिस्ट्री के कुछ लेसन्स बचे और बायो के कुछ लेसन्स बचे बच्चों, जो रेगुलरली बेसिस पे कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोग को हर दिन लेक्चर वीडियोस देखने के लिए मिल रहे होंगे हमारे चैनल के ऊपर। सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सही है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से करो। सही है, चलो बात करते हैं बच्चों। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कई सारी बातें इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने आपको C3 साइकिल भी सिखाया है, मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है वो बताया है, मैंने आपको C4 प्लांट्स के बारे में बताया, C4 साइकिल क्या होती है उसके बारे में बताया। सही है, तो कई सारी बातें इस लेसन के बारे में ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने कोई भी चीज मिस की है तो मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही है, आपके टर्म एग्जाम में भी आ सकता है, अगर आने वाला हो तो कमेंट करके बताना जरूर से। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा मैंने आपको बताया, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है बच्चों उन लेक्चर्स को आप जरूर से देखेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 7, मतलब इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर आए हैं। सही है, तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया होगा तो जरूर से इन वीडियोस को देखना। सीरीज वाइज फॉलो करोगे तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंप प्लांट पढ़ने आओ तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में बच्चों हमें पढ़ना है कैंप प्लांट्स के बारे में। कैंप प्लांट्स मतलब क्या? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सही है, इसका नाम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों है? देखो, एसिड मेटाबॉलिज्म जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि एसिड मेटाबॉलिज्म इसका नाम क्यों रखा गया। पर यह मैं अभी आपको बता सकता हूं। क्रैसुलेशियन का मतलब होता है बच्चों, एक प्लांट्स की एक फैमिली होती है जिसको क्रैसुलेशियन बोलते हैं। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहला जो कैंप साइकिल था वो इसी फैमिली के अंदर डिस्कवर किया गया था, क्रैसुलेशियन फैमिली के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। तो साइंटिस्ट को लगा कि सिर्फ इसी फैमिली के अंदर ही रिएक्शन होता होगा, इसी फैमिली ऑफ प्लांट्स के अंदर ही रिएक्शन होता होगा। दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका शॉर्ट फॉर्म है KAM, कैंप प्लांट। सही है, तो आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। मैं आपको समझाऊंगा कैंप प्लांट क्या होते हैं, उनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होता है, स्कोटो एक्टिव की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों की उनके अंदर डे में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, नाइट में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, और इनका फोटोसिंथेसिस करने का एक्चुअल मेन मोटिव है क्या। सही है, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको वहां पर आपके सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो स्टार्ट करें, चलो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। देखो, मैंने तुम लोग को C3 साइकिल पढ़ा है, फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि C3 साइकिल में एक प्रॉब्लम थी। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती थी, सो इन दैट सिचुएशन आपका प्लांट क्या करता था? स्टोमेटा बंद कर लेता था। सही है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो प्लांट आपका स्टोमेटा क्लोज कर लेता था ताकि वाटर लॉस ना हो सके। ये बात हो चुकी है, ठीक है। वाटर लॉस नहीं हो सकता है बच्चों, स्टोमेटा बंद हो गया दिन के समय, बट दिन के समय ही तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। दिन के समय तो सारे क्लोरोफिल जो है वो एक्टिव है ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं और NADPH और ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे आगे चल के डार्क रिएक्शन चलेगी। अब दिन के समय अगर स्टोमेटा ही क्लोज हो गया तो ना कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट के अंदर आ पाएगा और ना ही जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है प्लांट के अंदर वो बाहर जा पाएगी। ठीक है, दोनों ही चीजें हो गई। दोनों चीजें क्या हो गई? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो अब प्लांट के अंदर आ पा रहा, ना आपका ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जा पा रहा। तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर बच्चों ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था जो रुबिस्को जो एंजाइम बच्चों वो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करता है। एंजाइम्स जनरली कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करते हैं, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। सही है, तो जो रुबिस्को है वो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा जाता है। ठीक है, और वहां से एक वेस्टफुल रिएक्शन चलती है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। फिर हम लोग ने बात की कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो जिसकी वजह से C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए। C4 प्लांट्स ने एक नया टाइप का सेल डेवलप किया जिसका नाम था बंडल शीथ सेल। सही है, उस सेल के अंदर कोई भी दूसरा गैस मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता है, ना CO2 एंटर कर सकता, ना ऑक्सीजन एंटर कर सकता। समझ रहे हो?
तो इन्होंने क्या किया, उस बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन किया C4 प्लांट्स ने, और उसके अंदर रुबिस्को को रख दिया ताकि वो कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए, ताकि आपकी फोटो रेस्पिरेशन चले ही ना। अब इससे दिक्कत क्या थी, मैंने आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन चलो नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो नहीं आ पा रहा बंडल शीथ सेल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे रास्ते से लेकर आना पड़ेगा बंडल शीथ सेल में। वो रास्ता क्या था, वो रास्ता था बच्चों केमिकल फॉर्म। सही है, जो हम लोग आज करने वाले हैं ना कैम प्लांट्स के अंदर, इट इज नन अदर देन आपका C4 साइकिल। उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस चली थी, सिंपल सी वही रिएक्शंस है, बट वो अलग अलग फेजेस में होगी आज के टाइम पे। सही है, कैम प्लांट्स के अंदर अलग अलग फेजेस में होगी, और हम लोग बात करेंगे कि कैम प्लांट्स की प्रॉब्लम क्या है, जिसके अंदर उनके अंदर ये पाथवे फॉलो हो रहा है। चलो बात करें बच्चों, ठीक है। तो C4 साइकिल में जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, वहां पर आपका मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर सबसे पहले CO2 को पकड़ के किसमें कन्वर्ट किया जा रहा था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था मैलेट में, और फिर उस मैलेट को ट्रांसफर किया जा रहा था बंडल शीथ सेल के अंदर, जिससे आगे चल के आपकी C3 साइकिल चलती थी। सही है, ये थी बच्चों C4 की कहानी। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों कैम प्लांट्स की, देखो जिन प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे चलती है, या फिर कह सकते हो कैम साइकिल चलती है, उन प्लांट्स को हम लोग कहेंगे कैम प्लांट्स। सीधा सा लॉजिक है ना। देखो जिसके अंदर C3 साइकिल चलती थी उसको C3 प्लांट्स बोलते थे, जिनके अंदर C4 साइकिल चलती थी उसको C4 प्लांट्स बोलेंगे। तो सीधा सा लॉजिक है, जिनके अंदर कैम साइकिल चलेगी या फिर कैम पाथवे चलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैम प्लांट्स। नो, ये जो कैम प्लांट्स है ना बच्चों, ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। ये कौन से प्लांट है, मोस्टली दीज आर द डेजर्ट प्लांट्स। जैसे एक एग्जांपल दूं, ओपुंशिया का एग्जांपल लो, जो आप लोग आसान भाषा में कहते हो ना कैक्टस, जो डेजर्ट में उगता है, ओपुंशिया। सही है, ये भी एक टाइप का डेजर्ट प्लांट है, और इसके अंदर चलती है बच्चों कैम साइकिल। अब चलने का रीजन क्या है, देखो जो कैम प्लांट्स होते हैं वो बच्चों कभी नहीं चाहते कि उनके अंदर का वाटर लॉस हो। सही है, ये हमेशा अपने अंदर के वाटर को बचाना चाहते हैं। सही है, ये लॉस ऑफ वाटर नहीं चाहते, डू नॉट वांट लॉस ऑफ वाटर। ये कभी भी बच्चों पानी का लॉस नहीं चाहते। इसीलिए जितने भी कैम प्लांट्स आप देखोगे ना, उन सारे के सारे कैम प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होगा वो थ्रू आउट द डे हमेशा बंद ही रहेगा। मतलब जैसे दिन, जितना दिन रहेगा, समझ लो, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य रहेंगे, सूर्य दादा रहेंगे, तब तक उनका जो स्टोमेटा है बच्चों वो क्लोज ही रहेगा। समझ लो, तो ये कभी भी अपना जो वाटर है वो लॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो पहली बात तो ये डिजर्ट के अंदर उग रहे हैं, पहले से ही इनके पास पानी इतना ज्यादा कम है, और अगर ये अपना स्टोमेटा ओपन कर देंगे, मान लो इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होने लगेगी, पूरा का पूरा पानी कहां चला जाएगा, हमारे सूरज दादा खींच लेंगे। सही है, देखियो ना, जैसे वो ऐड देखा रहेगा आप लोग ने, पहले बहुत एक ऐड आता था जिसमें जो हमारे सन थे वो उसके ऊपर ऐसे स्ट्रॉ लगाते थे और वो पूरा का पूरा एनर्जी खींच लेते थे। समझ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से ही ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, जो स्टोमेटा है वहां से पानी पुल किया जाता है, जिसके वजह से रूट से पानी ऊपर आ पाता है। सही है, तो अगर इन प्लांट ने भी अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया तो इनका भी पूरा का पूरा पानी लॉस हो सकता है, और ये रहते ही कहां पर हैं, डेजर्ट जगह पर। सही है, तो ये अपना पानी लॉस नहीं करवाना चाहते बच्चों। सो दिस इज द ओनली रीजन फॉर द कैम साइकिल। यही एक इकलौता रीजन है बच्चों कि क्यों कैम साइकिल चलती है, क्योंकि ये हमेशा पानी बचाना चाहते हैं, ये कभी भी पानी का लॉस होने नहीं देना चाहते। ये बोलते हैं कि भाई चाहे फोटो रेस्पिरेशन हो जाए चलेगा, इनके अंदर चाहे फोटो रेस्पिरेशन कर लो, चाहे आप अलग से एटीपी यूज कर लो, चाहे आप और ज्यादा एटीपी यूज कर लो, बट हमारा पानी यूज मत करो। समझ में आई बात, ठीक है। तो आ जाओ, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूं, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, नाउ सपोज दैट दिस इज द लीफ ऑफ द कैम प्लांट। जनरली कैम प्लांट्स पे लीफ होती नहीं है, उसके अंदर जो लीफ है वो डेवलप हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं थ्रोन्स के अंदर, बट मुझे कुछ चीज समझानी है तुम लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पे लीफ बना रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड बच्चों। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके प्रेजेंट है, दिस मान लो सपोज दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट रहेगा। सही है, अब यहां पर प्रेजेंट है आपके स्टोमेटा, यहां पर आपके प्रेजेंट है स्टोमेटा। नाउ सपोज दैट बच्चों ये है दिन का समय, डे का समय है, दिन का समय है, तो पूरे के पूरे दिन में आपका जो कैम प्लांट है वो हमेशा अपना स्टोमेटा क्लोज ही रखता है, वो कभी भी अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करता, वो हमेशा अपना स्टोमेटा क्लोज रखता है, ताकि यहां से
थोड़ा सा भी पानी वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, ताकि यहां से थोड़ा सा भी पानी बच्चों यहां से बाहर ना निकल पाए। सही है। अब अगर पानी नहीं निकलेगा तो दो कंडीशन हो जाती है, मैंने तुम लोग को बताया है। अगर पानी नहीं निकलेगा बच्चों तो यहां से CO2 एंटर नहीं कर पाएगा। अगर CO2 की एंट्री नहीं होगी तो यहां पर डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। सिमिलरली यहां पर दिन के समय तो लाइट रिएक्शन तो चल सकती है, बिकॉज क्लोरोफिल क्या करेगा, मैंने आपको सिखाया, क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चों, जितने भी सन की रेज है उसे ट्रैप करेगा, अंदर क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाता है, और वहां से आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है बच्चों आपका NADPH, सही है। दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका ATP। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं एंड आफ्टर द लाइट रिएक्शन बच्चों यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। सही है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। जब लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होती है वाटर की, मतलब वाटर जब टूटता है तो वहां से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखो, अगर आपका जो स्टोमेटा है वो बंद है तो यहां से ये O2 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सही है, यहां से O2 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेल के अंदर बच्चों CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इससे यहां पर एक खतरा है फोटो रेस्पिरेशन का। बट कैंप प्लांट्स का क्या बोलना है पता है? कैंप प्लांट्स कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी फोटो रेस्पिरेशन करानी है करा लो, हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर हम अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा वाटर लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ अलग तरीके अपनाए हैं। देखो, कैंप प्लांट्स की बात करेंगे बच्चों, इन्होंने कुछ अलग तरीके बनाए हैं। इन्होंने दो अलग अलग प्रोसेस डेवलप किए हैं, एक को कहते हैं एसिडिफिकेशन और एक को कहते हैं डी एसिडिफिकेशन। सही है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार एसिडिफिकेशन होता क्या है। आ जाओ बात करेंगे। यहां पे मैंने लिखा हुआ एक्चुअल में, चलो एक नया पेज लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट एसिडिफिकेशन। सही है। देखो, एसिडिफिकेशन जनरली आपको नाइट में देखने के लिए मिलेगा। नाइट में इनके स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं। सही है। ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव कहा जाता है। ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? जो स्टोमेटा दिन में ओपन होने की बजाय नाइट में ओपन हो, रात में ओपन हो, ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्कोटो एक्टिव। नाउ जस्ट इमेजिन इट इज अ नाइट टाइम, ठीक है, रात का समय है, और अभी हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर चल क्या क्या रहा है। रात का समय है बच्चों, कैसे एसिडिफिकेशन हो रही है वो हम लोग समझेंगे। नाउ सपोज दैट है यहां पे प्लांट, ठीक है, सपोज दैट दिस इज द प्लांट। सही है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही है अब हम लोग समझेंगे। सुनो, दिस इज द स्टोमेटा। नाउ जैसे ही रात का समय हुआ है, दिस स्टोमेटा इज ओपन नाउ, सो दिस इज ओपन स्टोमेटा। ये क्या है अब? ये ओपन स्टोमेटा। ठीक है। जैसे ही ये स्टोमेटा ओपन होगा, यहां से सारी की सारी गैस अंदर आने लगती है। कौन सी गैस? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस अभी तक बाहर थी बच्चों, वो गैस अब यहां से क्या हो रही है? बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर आ रही है। सही है। तो रात के समय में आपकी CO2 अंदर आ रही है। अब आप सोचोगे कि सर रात के समय में CO2 अंदर आके क्या होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो दिन में चल रही थी। हमें क्या करवाना था? हमें डार्क रिएक्शन करवानी थी। डार्क रिएक्शन में आपका CO2 NADPH और ATP के साथ रिएक्ट होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता। पर लाइट रिएक्शन तो दिन में चल रही थी एंड लाइट रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन डार्क रिएक्शन। तो बिना लाइट रिएक्शन के आपकी डार्क रिएक्शन नहीं होगी। सही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो प्लांट ने यहां पर एक जुगाड़ सोचा है। प्लांट ने क्या बोला है कि चलो जितना CO2 हम रात में ले सकते हैं, सारे CO2 को लेकर आओ। सही है। आपका प्लांट क्या कहता है कि इस CO2 को मैं रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज PEP। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज PEP। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, मैं एक नए पेज पे आपको लिख के दे देता हूं। PEP, इसका नाम क्या है बच्चों? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सही है। इसी PEP को बच्चों एक और नाम से कहा जाता है, इसे हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, इसी PEP का एक और नाम है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो इस नाम से हमको पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है बच्चों? ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड है। सही है। इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PEP कहा जाता है।
सही है। और इसका फंक्शन क्या है मैंने आपको बताया, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, मतलब सबसे पहले ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। सही है, देखो यहां पर, यहां पे देखो, सो दिस इज PEP। ये क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, CO2 इसके अंदर एक्सेप्ट होगा, ये CO2 जाके रिएक्ट होगा PEP के साथ। ये रिएक्ट करवाने में एक कैटलिस्ट लगेगा, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसी तरीके से बायोलॉजी में देयर आर सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। यहां का जो कैटलिस्ट है दैट इज पेप्केज, पेप्केज, ठीक है। पेप्केज वो एंजाइम है जो क्या करवाता है, CO2 को ऐड करवाता है PEP के साथ। सही है, CO2 को ऐड करवाता है PEP के साथ। लो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो PEP है दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन वाला कंपाउंड है ये, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। और जब ये CO2 से रिएक्ट करेगा ना, CO2 के पास भी एक कार्बन है, CO2 के पास अपना एक कार्बन है। जब 3 कार्बन वाला कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बच्चों 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज OAA। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, OAA। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लिख के दे दूं, अच्छा क्या है, OAA। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसा होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। एक्चुअली आपसे पूछा नहीं जाएगा, चलो इसके बाद में बारे में बाद में बात करेंगे, बट कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। सही है। अब ये अगर इसमें अगर आप देखो बच्चों ध्यान से, तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन यहां पे, 1 कार्बन यहां पे, 1 कार्बन यहां पे एंड 1 कार्बन यहां पे। सो दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में बताना मुझे जरूर से, ठीक है। तो क्या किया बच्चों, अभी तक हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाया, दिन रात का समय था तभी इसका स्टोमेटा ओपन हो पाया, बिकॉज इसका स्टोमेटा क्या है, स्कोटो एक्टिव है, क्योंकि ये रात में ही ओपन हो सकता है। सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, PEP के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया बच्चों, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड नॉन एज मैलिक एसिड, और इसी को आप मैलेट भी बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, मैलेट। सही है। सो आपका OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, जिसको आप मैलेट भी कह सकते हो। समझ में आई बात। नाउ दिस मैलेट इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, और ये भी बच्चों एसिड है। तो हमने घूम फिरा के इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन करवाया है, एसिड का फॉर्मेशन करवाया है। कौन से एसिड का, मैलिक एसिड का। ये है हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेज नंबर 1, जहां पे हम एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज एसिडिफिकेशन स्टेप। समझ में, इसीलिए स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिफिकेशन स्टेप। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल स्टेप था। थोड़े केमिकल के नाम हार्ड हैं, क्या करें बच्चों, याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले था आपका PEP, यानी आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। CO2 ऐड हुआ, जैसे CO2 ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नॉन एज पेप्केज, यहां पे क्या किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, OAA का, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड। समझ में आया 4 कार्बन कैसे है, ये 3 कार्बन, यहां से 1 कार्बन, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना। सही है। फिर ये कन्वर्ट होता है बच्चों मैलिक एसिड में, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ दिस स्टेप इज एसिडिफिकेशन। अब C4 साइकिल में क्या होता था, याद करो। C4 साइकिल में बच्चों ये मैलिक एसिड या फिर मैलेट डायरेक्टली कहां चला जाता था, आपके बंडल शीथ सेल के अंदर चला जाता था। बट ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स के पास कोई भी बंडल शीथ सेल नहीं होता। सही है, इनके पास कोई भी बंडल शीथ सेल प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर बंडल शीथ सेल नहीं है तो इनके अंदर क्रैंस एनाटॉमी भी नहीं होगी। सही है। इनके अंदर बच्चों आपको क्रैंस एनाटॉमी भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्रैंस एनाटॉमी पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को C4 साइकिल में। तो इनके अंदर बच्चों क्रैंस एनाटॉमी भी नहीं होती। सही बात है। अब होगा क्या, होगा बच्चों ये कि जितना भी मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है इस नाइट के टाइम पे बच्चों, जितना भी मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है ये सब कुछ स्टोर हो जाएगा इस प्लांट के वैक्यूल में। प्लांट्स के पास बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है ना उनके सेल के अंदर। तो ये जितना भी मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है ये सब कुछ कहां स्टोर हो जाएगा, इन प्लांट के वैक्यूल में। समझ में आई बात। तो यहां पे आपका मैलिक एसिड पूरा का पूरा स्टोर हो गया, और पूरी रात आपके कैम प्लांट्स यही साइकिल चलाते हैं। मतलब साइकिल तो नहीं है कह सकते,
बट एक आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। सो दिस स्टेप इज नोन एज एसिडिफिकेशन स्टेप, जहां पे आपके वैक्यूल्स के अंदर पूरा का पूरा मैलिक एसिड जमा हो गया है। क्योंकि बच्चों अभी देखो, इस मैलिक एसिड को हम तोड़ नहीं सकते। अगर इसको मैंने अभी तोड़ के रिएक्शन करवाना चाहा तो मेरे पास ना ही NADPH है, ना ही मेरे पास ATP है, क्योंकि दिन का समय ही नहीं है, लाइट रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है। तो बिना लाइट रिएक्शन के आप ग्लूकोज नहीं बना पाओगे। तो प्लांट ने क्या दिमाग लगाया? प्लांट ने अपना मैलिक एसिड बनाया और इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रख लिया। समझ में आ गया स्टेप नंबर 1? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। डन? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ अब आ जाओ बच्चों हमारी स्टेज नंबर 2 पे। एक नया स्टेज, और यू कैन से स्टेप नंबर 2, स्टेज 2। इसे हम लोग कहते हैं डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन। चलो पहले प्रोसेस समझते हैं, फिर प्रोसेस नाम से क्यों रिलेटेड है वो समझेंगे। देखो अभी तक क्या हुआ है, ये आपका प्लांट एंड इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, और इस वैक्यूल के अंदर क्या है बच्चों? आपका मैलिक एसिड। इसके अंदर बहुत सारा क्या भरा हुआ है? मैलिक एसिड। दिस इज मैलिक एसिड। फिर आप मैलेट भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, ये जो स्टेज 2 है ये चलता है दिन के समय, ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय बच्चों ये प्लांट अपना स्टोमेटा कर लेता है बंद। दिस इज द स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या हो गया? यहां से बंद हो गया। तो अब ना ही कोई CO2 अंदर आ सकता है, ना ही कोई ऑक्सीजन बाहर जा सकता है, क्योंकि डे टाइम हो गया, बहुत ज्यादा धूप हो गई। सही है। तो इनका स्टोमेटा क्या हो गया? बंद। दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। सही है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्लोज्ड स्टोमेटा। अब जैसे ही स्टोमेटा आपका बंद हुआ, लाइट आई। ठीक है, यहां पे परफॉर्म हुआ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से बने NADPH और ATP। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से अपना मैलेट निकलेगा। सही है। अब ये जो मैलेट हमने स्टोर किया था पूरी रात भर मेहनत करके, ये अब यहां से क्या होगा बच्चों? निकलेगा। सो दिस इज मैलेट। बाहर निकाल लो इसको, ये आपका मैलेट है। सही है। ये मैलेट कन्वर्ट होता है बच्चों पाइरुवेट में ना। अब आपको याद होगा शायद, ये मैलेट बच्चों आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये कन्वर्ट होगा आगे चल के किसके अंदर? पाइरुवेट में। ये किस में कन्वर्ट होगा आगे चल के? पाइरुवेट में, और यू कैन से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। सही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पाइरुविक एसिड का? देखो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके पाइरुविक एसिड का। ठीक है। तो यहाँ पे पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ है। पाइरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहां से हमको क्या समझ में आया कि ये था 4 कार्बन कंपाउंड, ये है 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब इस कन्वर्जन के दौरान कहीं ना कहीं एक कार्बन आपका लॉस हुआ है बच्चों। ठीक है। ये लॉस किस फॉर्म में होता है एक्चुअली पता है? ये लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। तो डे टाइम है, स्टोमेटा क्लोज है, फिर भी प्लांट ने अपने अंदर किसका फॉर्मेशन कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाएगा किसके पास? ये जाएगा RUBP के पास। ठीक है, यानी आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये रिएक्ट होगा किसके प्रेजेंस में? राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को बोलते हैं। सही है। तो इन द फॉर्म ऑफ रुबिस्को। सही है। यहां से पूरी आपकी C3 साइकिल चल जाएगी। C3 साइकिल तो पढ़ा है ना तुम लोग ने। यहां पे बनेगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3PGA कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड। समझ लो, वैसे पूरा का पूरा साइकिल चलेगा। दिस साइकिल इज C3 साइकिल। और आफ्टर C3 साइकिल, जब आपकी C3 साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? दिस इज स्टेप नंबर 2। दिस इज आपका स्टेप नंबर 2, जहां पे आपने क्या किया? इस एसिड से क्या करवाया है? पाइरुवेट का फॉर्मेशन करवाया है, वहां से ऑक्सीजन निकाला है। सही है। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, और फिर आपने क्या किया? वहां पर आपके C3 साइकिल को रन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। समझ में आ गई प्रोसेस? नाउ अब आप बोलोगे सर कि यहां पे था मैलेट। ठीक है। मैलेट कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? पाइरुविक एसिड में। मैलेट आपका एसिड था, पर आपने क्या किया? इस एसिड को इस एसिड को तोड़ा, और यहां से किसका रिलीजन करवाया है बच्चों? CO2 रिलीज करवाया। सही बात है। तो यहां पे आपके एसिड का टूटना, एसिड का ब्रेकडाउन होता है बच्चों, तभी आपके CO2 का
इमिशन होता है CO2 यहां से, तभी यहां से क्या होता है बच्चों, बाहर निकलता है। हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज डी एसिडिफिकेशन। इसीलिए बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग डी एसिडिफिकेशन कहते हैं। सही बात है, ठीक है। अब देखो एक केस और है, एक चीज और समझो। यहां पर दिन में CO2 बनेगा, बट एक लिमिटेड अमाउंट में बनेगा, क्योंकि दिन में लाइट रिएक्शन भी चल रही है। सही है, तो लाइट रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और जैसा कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कोई भी बंडल शीथ सेल प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इसके अंदर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट नहीं है तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होने का चांस है। सही है, इनके अंदर बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होने का भी चांस है। सही बात है, तो इनके अंदर एक्चुअल में फोटो रेस्पिरेशन होती है। इन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होती है। इनका ये जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है। यहाँ पे पूरे के पूरे वो प्रोडक्ट बनते हैं, मैंने तुम लोग बताया ना, ग्लाइकोलेट बनता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी बनती है। बट ये प्लांट क्या बोलता है कि फोटो रेस्पिरेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने वाटर को बचाना है। दैट्स वाई ये हमेशा अपना स्टोमेटा को क्लोज ही रखेगा ड्यूरिंग द डे टाइम। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। एक और चीज सुनो, अभी तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो आपका पाइरुवेट बना है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा PEP में, याद है जो हम लोग ने शुरू में लिया था। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। हाँ, अब बच्चों मुझे इसे रीजनरेट करना पड़ेगा किसके अंदर, PEP में। क्या था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब देखो इसका नाम ही है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसके पास भी पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, इस पर इसके पास भी पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, सिर्फ इसके पास क्या नहीं है बच्चों, एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप हम इसको ऐड कर देंगे। कैसे देंगे इसको फॉस्फेट ग्रुप? जस्ट एक ATP तोड़ के। जस्ट क्या करोगे आप, जब एक ATP मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो यहां से 2 चीजें रिलीज होंगी, एक आपका ADP और एक आपका IP, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस ADP को भी आप वापस तोड़ सकते हो बच्चों, ADP कन्वर्ट होगा AMP में और वहां से भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे बने हैं, चाहे वो ADP की बात करो चाहे वो AMP की बात करो, उसके साथ जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले हैं ये इस पाइरुवेट के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सही है, और वही अपना सबसे पहला प्रोडक्ट था, मतलब आपने अपने सबसे पहले प्रोडक्ट का रीजनरेशन करवा दिया। ठीक है, सो दिस इज द रीजनरेशन ऑफ PEP और यहां से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज स्टेप नंबर 2, डी एसिडिफिकेशन। नोटेड डाउन। समझ में आ गया? ठीक है, सो ये था बच्चों कैम प्लांट। आई होप आपको कैम साइकिल समझ में आ गई होगी। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें आप लोग को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और एक और छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना है, दैट इज बैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, तो उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये जो लेक्चर है जिसमें मैंने आप लोग कैम प्लांट के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इस पूरे साइकिल को एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों अपने दोस्तों के साथ। सही है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी नई नई चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, ठीक है, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।